अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो हर लम्हे हम देख रहे हैं कि पनामा का फैसला और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब तक उसकी धूल जो है वो उड़ रही है, बाज़गश्त बयानात की सुनाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने यौम तशक्कुर मनाया और उस जलसे में उन्होंने मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नामजद अबूरी वज़ीर आज़म है, उनके खिलाफ भी ऐलान जंग बजा दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी को भी पीछा करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का भी पीछा करेंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर रद्द-ए-अमल भी आया है कि इमरान खान इस तरह अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसमें दरारें डालेंगे। आज कागजात नामजदगी भी जमा हुए हैं। अबूरी वज़ीर आज़म के हवाले से अगर बात की जाए तो नवाज लीग, MQM, खुद PTI और दीगर जमातों की तरफ से इस तमाम तर सूरत हाल में मुस्लिम लीग नवाज की क्या आने वाले दिनों में हिकमत अमली होगी, क्या सूरत हाल हो सकती है, इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से भी उनके पास क्या नुकात हो सकते हैं, नज़रसानी के हवाले से इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान ज़ियाउल्लाह रांझा साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नई बात के ग्रुप एडिटर जनाब अताउर रहमान साहब। इस सूरत हाल पर बात करने से पहले कुछ आज की ताज़ा तरीन वफाकी दारुल हुकूमत में जो सूरत हाल रही जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, क्या सूरत हाल रही? आज कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, क्या सूरत हाल रही? बिल्कुल फरहान, आज जो है वो एक तो नून की तरफ से नामजद उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कागजात जमा कराए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों का भी आज इजलास था जिसमें ये फैसला होना था कि आज ये अपोजिशन जमातें मुतफ़िका उम्मीदवार सामने लेकर आएंगी जो शाहिद खाकान अब्बासी का मुकाबला करेगा। लेकिन अपोजिशन जमातें आज भी जो है मुतफिक ना हो सकी, एक पेज पर नहीं आ सकी, क्योंकि पहले ही इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तरफ से शेख रशीद को अनाउंस कर दिया था तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट। इसलिए आज जो इजलास हुआ, फिर इमरान खान की तरफ से जो आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक दूसरी रात बयान दिया गया, उन्हें धमकी दी गई किस्म की कि वो उनकी बारी है, उससे भी खासा जो है वो उस पार्टी को इस पर जो है वो अपोजिशन आज तकसीम हुई और अपोजिशन की तरफ से 5 कैंडिडेट जो हैं वो सामने आए हैं। इसमें पीपल पार्टी की तरफ से फरहान खुशीद शाह और सैयद नवीद चंबर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से सरदार तारकुल्लाह ने जमा कराए हैं। MQM की तरफ से किश्वर जोहरा की तरफ ने जो है वो जमा कराए, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से शेख रशीद। आज 2 बजे के तक का टाइम था जिसमें कागजात नामजदगी जमा हुई, जिसके बाद जो है वो स्क्रूटनी की गई स्पीकर या सदर की तरफ से। इन तमाम 6 के 6 कैंडिडेट्स की कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और कल कौमी असम्बली के इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। कल 3 बजे इजलास है, या लेकिन इस इजलास से कबल भी कोई कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच, हमें इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए। साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब ये जो सूरत हाल अब आने वाले दिनों में है? शाहिद खाकान अब्बासी को नामजद किया अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पे, उन पे भी इमरान खान ने कहा है कि पहले से एक नैब में रेफरेंस चल रहा है तो उनको भी हम नहीं चलने देंगे। आपको लगता है कि ये भी 45 दिन गुजार पाएंगे और आसानी के साथ गुजार पाएंगे? देखिए, आसानी के साथ तो कतई नहीं गुजार पाएंगे, और अगर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने 45 दिन गुजार भी लिए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली की किसी नशिस्त पर मुंतखब होकर कामयाब भी हो गए तो उनके ख़िलाफ़ भी हुदैबिया पेपर लिमिट के स्कैंडल में उनका भी नाम है और उनको भी वो भी रगड़े में आए रहेंगे। ये अलग बात है कि उनके बारे में आम तासुर ये है कि ऊपर वाले हलकों में वो अपने बड़े भाई के मुकाबले में ज़्यादा काबिल कबूल समझे जाते हैं, तो वो किस हद तक काबिल कबूल साबित होंगे ये भी उनका दौर बता देगा। ताहम असल मसला जो है आने वाले दौर में वो है अगले इंतखाबात का, और मुझे उनकी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र नहीं आ रही। खुदा करे इंतखाबात वक्त पर हो जाएं और शफाफ तरीके से हो जाएं, लेकिन देखें अभी तो इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है अगरचे उसकी ज़्यादातर शिकों पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन जिन पर नहीं इत्तफाक उस पर सख्त इख्तलाफ पाया जाता है और वो अभी मंजूर नहीं। लेकिन उस बिल के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी उस तरह से धांधली को रोकने में उतना मददगार साबित नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बिल्कुल ही गैर इख्तियार उसमें बना दी गए। देखिए, कोई भी बिल आप बना लें, उसमें मंजूर करा लें, उसमें कोई ना कोई रखना तो रह जाएगा। और हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो इंतखाब हारने वाली पार्टी होती है वो उसमें कई शुक्म निकाल लेती है
और अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए कई चीज़ों को जिम्मेदार करार देती है। उनमें एक इलेक्शन कमीशन भी होता है। ठीक, इसके बाद भी देखिए, अच्छा आपने ये भी कहा कि खुदा करे कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए, आपको वक्त पे इलेक्शन होते हुए क्यों नहीं नजर आ रहे? ये ट्रांजिशन तो हो रही है, आराम से भी हो जाएगी, या अगर ऑपोजिशन जितना भी मुतालबा करे, नून लीग कम अज कम सेनेट के आने वाले इंतखाबात से पहले तो कभी नहीं चाहेगी कि री इलेक्शन की कोई बात। देखिए, मुझे वक्त पर इसलिए होते नज़र नहीं आ रहे कि एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा निगरान हुकूमत के क़याम पर। ठीक है, आइन ये कहता है कि कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत पर नए निगरान हुकूमत को मुकर्रर किया जाएगा, ठीक, जो 90 दिन के लिए वजूद में आएगी और इंतखाबात कराएगी। अब तहरीक इंसाफ जो तीसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी है, वो बरमला कह चुकी है कि अगर हमारी राय को इसमें फैसला कुन हैसियत हासिल ना हुई तो फिर हम नई निगरान इंतज़ामिया को नहीं मानेंगे। ठीक, इस पर एक बड़ा तनाज़ा आपको मालूम है कि लेकिन वो भी अगर हुआ तो साहब मार्च के बाद ही नहीं होगा कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं? जो भी पार्टियां वो चाहेंगी कि नून लीग तो कम से कम ये चाहेगी कि सेनेट की दूसरी पार्टियां बेशक हो सकता है ना चाहें कि ताकि सेनेट में उस तरह से मेजोरिटी ना मिल जाए। देखिए, बात यह है तो फिर उसके बाद तो टाइम ही नहीं रहता। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का ताल्लुक है, डॉक्टर बाबर अवान ने जो नशिस्त खाली की उस पर नून लीग का नुमाइंदा मुंतखब हो गया। ठीक है, अब नून लीग मेजॉरिटी भी हो गई, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पैरिटी पर आ जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कि मार्च के इंतखाबात में उसको अक्सरियत भी हासिल हो जाएगी, तो उसका निगरान हुकूमत के तकर्री पर तो कोई फ़र्क नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद टाइम ही कितना रहेगा? फिर 2 महीने रहेंगे। 2 महीने भी करना है ना आपने। आप उस वक्त नए तक मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके नई हुकूमत के ऐलान नहीं कर सकते जब तक आप उसका तय न कर चुके हों कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। ठीक, अच्छा अगर हम अभी की बात करें, आपको नहीं लगता कि जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी मजीद नैब के रेफरेंस की जद में है, कोई दूसरा भी कैंडिडेट अगर होता नून लीग की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर होता? ये 45 दिन तो आराम से गुजर जाते। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो कामा उसका भी शायद निकल आता। अगर कोई दूसरा कोई इल्ज़ामात से पाक साहब कोई शख्स नहीं होता तो किसी हवाले से ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से उसके सादक और अमीन होने पर सवाल खड़ा कर दिया जाता। कोई सियासतदान इस अर्ज़ पाक में ऐसा नहीं है और दुनिया के किसी खत्ते पर ऐसा नहीं है जिस पर आप इस लिहाज से जिसको आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुकाम पर पहुंचा सके। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाकायदा अक्सरियत के साथ मुंतखब हुआ है और जो उसका हशर किया जा रहा है लेकिन उसको बरतरफ नहीं किया जा रहा। चल इस पॉइंट में बात करते हैं। ज़िया साहब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब ये इतलात भी आ रही है कि जहाँ एक तरफ नून लीग ने अपनी सियासी हिकमत अमली बना ली है, वहीं पर ही अब कानूनी हिकमत अमली भी बनाई जा रही है कि अब इसको फैसले पर नज़रसानी के लिए जाया जाए नहीं जाया जाए और नज़रसानी में क्या निकात उठाए जाए कि 1976 के जो नुमाइंदगी एक्ट है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट खुद से ना अहल नहीं कर सकती, ज़रा इख्तियारात से तजावुज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कितना आपको लगता है कि इम्कान है कि नज़रसानी में जाएंगे तो ये मामला सुना जाएगा या इसमें कोई नया नुक्ता निकाल सकती है नून लीग जिस पे फैसले को कोई वापसी हो या कोई कामयाबी हो? देखिए जी, जहाँ तक इख्तियारात से तजावुज़ की बात है वो तो आर्टिकल 184 में ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि अगर वो समझती है कि आर्टिकल 62 और 63 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर अगर कोई नहीं पूरा उतरता, सादक और अमीन नहीं है, तो उसको अदालत डिसक्वालीफाई कर सकती है। और ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, इससे पहले भी ये हो चुका है। और जब ये पटिशन अदालत के अंदर फ़ाइल की गई तो उस वक्त तमाम तर जो रिस्पोंडेंट्स थे, तमाम तर जमातों ने अदालत की जो ये अख्तियार है इसको डिसाइड करने की उसको तस्लीम भी किया है, उस पर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया जी। बाकी रही बात कि इसके अंदर गवर्नमेंट के पास किस हद तक गुंजाइश है, तो मैं समझता हूँ कि ये 5 जजेस का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है और ये वेल रीजन जजमेंट है। कुछ लोग इसको इस तरह से कह रहे हैं कि शायद जो 3 मेंबर्स की ये जो जजमेंट थी कि सिर्फ FZE कंपनी के अंदर जो रिसीवेबल सैलरी का बयान ना करना ही वाहिद ग्राउंड है डिसक्वालीफाई करने की, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़ें इस जजमेंट को तो ये एक बुनियादी तौर पे एक ही जजमेंट है और 3 मेंबर्स जब अपनी ओपिनियन को शुरू करते हैं और लास्ट में ये लिखा गया है कि दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस जजमेंट विच वाज रेंडर्ड इन लेकिन उन 2 जजेस के सामने तो ये कामा का मसला नहीं आया था। लेकिन जी और बुनियादी हमने देखा कि जो नाअहली का सबब ये काम ही बना। नहीं, इसमें जो रीजंस दी हैं पहले 2 जजेस ने और बाद वाले 3 जजेस ने, इनको अल टुगेदर हम मिला के देखेंगे। हम ये नहीं देख सकते कि किसी एक रीज़न को दूसरी से आइसोलेशन में। पहले 2 जजेस ने अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी दी है और दूसरी रीजनिंग को एंडोर्स भी किया है।
फाइनल जजमेंट की सूरत में। और लाइकवाइज जो 3 जजेस बाद इस पॉइंट को भी कहा जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि नून लीग ने इस पॉइंट को भी चैलेंज के लिए उठाना है कि बेंच 5 रुकनी था और फैसला 3 जजों ने सुनाया बाद में। तो इस पर भी मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पहले 5 मेंबर का बेंच बना है उसमें 2 जजेस ने अपनी राय दी और उसके बाद जो बेंच है वो कंटिन्यू किया है, वो डिज़ाल्व नहीं हुआ है और 3 मेंबर्स का असर 9 बेंच तश्कील नहीं दिया गया। और अगेन अगर जजमेंट को गौर से देखें तो उसके आखिर में ये सेंटेंस क्लियरली लिखा हुआ है कि जब JIT की रिपोर्ट आएगी देन वी विल कंसिडर द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अफ्रेश, इसको देखेंगे। तो यहाँ वी से मुराद 5 मेंबर्स ही हैं, 3 नहीं हो सकते जी। ठीक, अता साहब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? अब इसके बाद जो एक कानूनी मौजूदाफियाँ और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेके मुल्की मीडिया बटा हुआ नजर आ रहा है और जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने ये छुपाया, गलत किया, सादिक अमीन नहीं रहे, यही कहा जा रहा है कि खुदा पनामा निकला कामा, इस तरह के जुमले आ रहे हैं। देखिए, मैं आइनी और कानूनी मूशगाफियों का तो इदराक और फहम नहीं रखता, लेकिन ये ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की तारीख में फैसलों की, अदालती फैसलों की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा ठहरा है और माहिरीन कानून व आइन के एक मोतदबे तबके की जानब से भी इस पर वो तनकीद की जा रही है, इसके बखिए उधेड़ कर रखे जा रहे हैं कि इस फैसले ने अपने आप को जस्टिस मुनीर के दूसरों बमुकाबला वफाक और उसके बाद 1979 के नुसरत भुट्टो के केस और उसके बाद जफर अली शाह बमुकाबला वफाक जस्टिस इरशाद के फैसले और उससे भी सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले की फैमिली में ला खड़ा किया है। उस फैमिली में ये बहुत मुमताज़ नज़र आ। आप भी किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? आपको किस तरह से लग रहा है कि ये फैसला इतना ज़्यादा उन्हीं फैसलों की सफ़ों में जिनकी हम आज तक मिसालें देते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क उन फैसलों ने किया? देखिए, इस फैसले की बात करते हैं, इसमें अभी राना साहब ने यह कहा है कि इसको मजमूई तौर पर देखा जाए। जी, फैसला हर मजमूई तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका जो दलील फैसला कुन साबित हुई है, जिसकी बुनियाद पर वजीर आज़म को नाअहल करार दिया गया है और झूठा करार दिया गया है, वो ये है कि उसने जो आमदनी हासिल कर सकता था नहीं की। ठीक, और जो आमदनी वज़ीर आज़म के जेब या उसके बैंक अकाउंट या उसके खाते में नहीं गई, उसका जिक्र उसने अपने कागजात नामजदगी में नहीं किया। ये एक अजीबो गरीब दलील है। मैं अगर कारोबार करता हूँ तो मेरी एक मुतवक्को आमदनी होती है जिसका मैं एक तसव्वुर रखता हूँ और मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखता हूँ कि हमें इतनी आमदनी हो सकती है, लेकिन वो आमदनी हमें नहीं होती। हम इनकम टैक्स सिर्फ उस आमदनी पर जमा कराते हैं जो हमें वाकया मिली। साहब, अब तो ये बात सामने आ गई कि ऐसा यूएई के कानून में होता नहीं है, सैलरी लाजमी ड्रॉ होना होती है, अगर ना हो तो ये वहां के कानून के मुताबिक वो कंपनी बंद हो जाती है। तो अगर ये यहां से कहा जा रहा है तो हमें इस बात का कितना है कि हम इस बात पे पूरा यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली जो कहती है कि हमने सैलरी नहीं ली तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। वो तो बिल्कुल आसान सी बात है। जबले अली, दुबई की जबले अली की अथॉरिटी ने, जिसने ये अकामा की डॉक्यूमेंटेशन दी है और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के नाम पर दी है, वो ये बात वाज़े कर सकती थी दैट सैलरी वाज ड्रॉन। उन्होंने तो एक दफ़ा नहीं लिखा कि इट वाज ड्रॉन इवन फॉर 1 मंथ, उसकी कोई रसीद मौजूद नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी तस्लीम किया है कि ये रिसीवेबल थी, नॉट दी वन विच वाज रिसीव्ड। ठीक, लेकिन अगर इस पे हम ये क्यों कहें ज़िया साहब, इस पे क्या हम ये कहना ठीक है कि ये जो नाअहली हुई है ये सिर्फ एक छोटी सी बात पर हुई है? बहुत सारे मामला नैब की तरफ भी तो गए ना, अब उनका फैसला भी तो आना है। बाकी जिस चीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट उस वक्त कर सकती थी उसने कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं, बाकी मामला नैब की तरफ भेज दिए। हो सकता है उसमें मजीद मामला आगे जाके उससे ज़्यादा सजा के भी बन जाए। देखिए, जहाँ तक नहली का ताल्लुक है, वो तो एक तो रीज़न ये है जो उन्होंने अपने उसमें नॉमिनेशन पेपर्स में इसको डिस्क्लोज नहीं किया, और ये स्पेसिफिक ग्राउंड है और स्पेसिफिक सैलरी की बात है और एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। और जहाँ तक रीज़न्स, ये 3 मेंबर्स जजेस की रीज़न है। इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने इंडिपेंडेंट रीजनिंग भी दी है। फॉर एग्जांपल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का ये एम्फेसिस रहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली जो हैं वो जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, और जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से जो आमदन और जो एसेट्स का तनासुब है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सके। और जस्टिस गुलजार साहब ने इस तरह से ऑब्जर्व किया है कि मनी ट्रेल जो है, सोर्स जो है,
उस प्रॉपर्टी को परचेज करने की, वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सकी। तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इन तमाम रीजंस को मिला के देखा जाएगा, चूंकि ये 5 जजेस की मुतफिका डिसीजन है। ठीक जी। तो आगे जो अब वो अगर जैसे नैब की तरफ जाता है मामला, वहां से भी बेशुमार मामला हो सकता है सामने आए। तो अता साहब ये कहना सही है कि ये सिर्फ छोटी सी बात पे किया, नैब के मामला भी तो हैं अभी बाकी। देखिए वहां पे जो नैब जिस नतीजे पर पहुंचेगी, जो भी फाइंडिंग्स होंगी या जो भी एहतसाब अदालत से फैसला होगा, क्या पता वो इससे ज्यादा खतरनाक हो। बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बात आप मफरूजे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि नैब जब तहकीक करेगी, जब इंक्वायरी, आज नैब ने फैसला कर लिया है जी, उन्होंने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर लिया है, वही साहब जो JIT में। तो मफरूजा तो मैं वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी हो, JIT में हाजिरी हो, इसके बाद लगा रहा हूँ कि जब आप वहां सबूत नहीं दे सके, JIT से लेके सुप्रीम कोर्ट में 5 रुपये बेंच से लेके, सुन लीजिए कि आपने अभी उसका फैसला करना है, सबूत दे सके या नहीं दे सके, सही, उसका फैसला आना है। उससे आने से पहले अगर आपने ये मफरूजा कायम कर लिया है कि लाजमन यही फैसला आएगा, यही नतीजा आएगा। मैं तो जज नहीं, मैं एक अंदाजन एक बात जैसा नजर आ रहा है। मैं भी जज नहीं, मैं जी जी बिल्कुल कि लाजमन ये नतीजा आएगा। चूंकि हमारे ख्याल में ये नतीजा यही आएगा, तो हम ये फैसला दिए देते हैं। तो फिर आप इंक्वायरी कराएंगे, हम अभी आप इंक्वायरी कराने का तो तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? हम अभी ये फर्ज कर सकते हैं कि नैब की इंक्वायरी में शरीफ फैमिली जो है वो ऐसे सबूत दे देगी कि ये तमाम मामला साफ हो जाएंगे। ये नैब जाने और शरीफ फैमिली जाने, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, मैं तो एक आम आइन और कानून के तालब, और मैं आइन और कानून का तालब भी पाकिस्तान के शहरी के तौर पर बिल्कुल माहिर नहीं हूँ। सही, मैं एक कॉमन सेंस को अप्लाई करके ये कह रहा हूँ कि जिस फैसले पर अभी आपने पहुँचना है, और वो अभी का आपके फैसले के रूह से 6 महीने दूर पड़ा है, उस पर आज आप किसी को नाअहल और झूठा कैसे करार दें? ठीक, और जिस बात पर आपने करार दिया वो फिल्म सी है। ठीक, कानूनी मामला के ऊपर बात की, कुछ सियासी सूरत हाल आप कैसे देख रहे हैं? नून लीग इस तमाम सूरत हाल को कैसे लेती हुई नजर आ रही है? वजीर आजम की जो हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब सुना, या उससे पहले इस फैसले के बाद जो साद रफीक साहब वगैरह की गुफ्तगू थी कि अब जो है वो इदारों की बालादस्ती के लिए हम काम करेंगे, सिविलियन इदारों की बालादस्ती के लिए अब काम होगा, अब सबसे हिसाब लिया जाएगा। आपको लगता है कि नून लीग अब मुकाबले के तौर पे इसको ले रही है, एक चैलेंज के तौर पे ले रही है कि अगर उन्हें लगता था कि ये साजिशें हुई हैं और उनको जो सिविलियन बालादस्ती की वो कोशिशें करते थे उसकी सज़ा दी गई है, तो वो खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो नामजदगी हुई है, उससे लगता है कि मामला पैचअप करने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, दोनों बातें दुरुस्त हैं। ठीक, यानी कि एक तरफ से एक हाथ में एक चीज़ है, कैरेट और स्टिक और कैरेट। जी जी, दोनों बातें दुरुस्त है। और एक और बात पर ये आज की किस्सानी कहानी 1953 से पाकिस्तान में आइनी और गैर आइनी कुव्वतों के दरमियान बालादस्ती की कशमकश जारी। ये एक अलहदा बात है कि नवाज शरीफ उसका सबसे बड़ा सिंबल बनकर उभरा है। ठीक, और उसने अपनी जो तकरीर है जो उसने बरतरफी के बाद पार्लिमानी पार्टी के सामने की है, उसमें भी उसने कहा है कि अब मेरा किरदार जो है वो नज़रियाती होगा और मैं इस पर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अमलन क्या होता है उस पर भी पाकिस्तान की तारीख गवाह है। वो कुव्वतें जो अपने आप को बालादस्त मनवाना चाहती हैं, वो अपनी ताकत, कुव्वत और गैर मामूली असर की बुनियाद पर अपने आप को मनवा दिया कर। ठीक है, तो ये कशमकश जो है ये रोज़े अव्वल से जारी है। लेकिन अता साहब, आपको नहीं लगता 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाहर किया इक़्तिदार से, खिलावतनी का दौर गुजारा, तो ऐसा लगता था कि अब मियाँ साहब आएंगे तो बिल्कुल सिविलियन बालादस्ती के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही मियाँ साहब थे कि जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमोगेट का स्कैंडल आया तो वो फिर अदालतों में उनके खिलाफ गए। तो हम कैसे गए कि वो वाला सबक भूल गए और फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमोगेट में चले गए और अब फिर दोबारा से एक नया रिवाइवल ले रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती के लिए हम काम करेंगे? देखिए, मियाँ साहब ने अगर वो गलती की थी तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं ना। ठीक है ना? ठीक, तो आपको लगता है कि अब गलती तो एक सियासतदान के तौर पर हर आदमी से होती है। मियाँ साहब से मगर लीडरों की गलतियां नुकसान नहीं बहुत होता? लीडरों जितना बड़ा आदमी हो उसकी गलती उतने बड़े नताइज लेकर आती है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से मैं, आप और राना साहब मोहतरम, हमारा भी तो एक मसला है ना। हमारा मसला नवाज शरीफ की गलती नहीं है, हमारा मसला इस मुल्क में आइन और दस्तूर की बालादस्ती।
ठीक, और ये सियासी जमातें करेंगी, लेकिन सियासी जमातें अगर सियासी जमातें अपनी जमातों में सियासी कल्चर ना लेकर आए, उसको कबायली और शाहाना अंदाज से चलाया जाए, नामजदगियां पूरे खानदान के बाद ये सोचा जाए कि अच्छा भाई की तरफ आ रहा है और फिर भांजा भतीजा जो है वो सूबे में पंजाब, आपको लगता है फिर इस तरह सिविलियन बालादस्ती की मंजिल की जानिब कदम उठाया जा सकता है? देखिए, ये तो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है। सियासतदान एक नागुज़ीर चीज़ है, दुनिया की कोई हुकूमत सियासतदानों के बगैर, और आज डेमोक्रेसी का आयद है, सियासतदानों पर भी अगर माफ़ कीजिए मेरे अगर अल्फाज ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, लेकिन मैं अपना एक मकसद, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा जिस पर अमेरिका के 35 माहिरीन नफ्सियात ने राय दी है कि गैर मुतवाज़न ज़हन रखता है, वो सियासतदान के तौर पर कबूल है। अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता, अपने आप को महज़ब और इंतहाई जमहूरी, तो हमारे मुल्क में भी सियासतदानों के बगैर चाराकार और इस मुल्क का बानी साहब। ठीक, चलो इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। लियाकत शहवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मारूफ तज़किया का। लियाकत शहवानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? इमरान खान जहां एक तरफ मियां नवाज शरीफ की नाअहली का क्रेडिट लेने के बाद अब कहते हैं कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हारे पीछे भी हूं, मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारे पीछे भी हूं, आपको लगता है कि फिर इमरान खान अकेले ये सारी मंजिलें सर कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन इतनी तकसीम रहे। आप देख लें कि एपीडीएम की मूवमेंट में कोई 32 जमातें वो इकट्ठे थे, एमआरडी के 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इकट्ठे थे, लेकिन पहली दफा ये एक नया कल्चर हमें दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन नवाज शरीफ और गवर्नमेंट के खिलाफ होने के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पे यकजा होने के लिए तैयार नहीं है। या फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान शायद मरहूम के कैलिबर का कोई इस तरह मीडिएटर लीडर कोई मौजूद नहीं कि इनको इकट्ठे कर सके, या जो मौजूदा जो क़यादत है, हालांकि माशाल्लाह इमरान खान भी 60+ में है, जो खुर्शीद शाह साहब है उनकी भी बड़ी उम्र है, उसके बावजूद इतने सीनियर लोग, मुझे इस बात पे हैरत है कि यकजा नहीं हो रहे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने 2014 के धरना में जब वो 126 दिन धरना के बाद खाली हाथ उठे थे तो उनका ग्राफ काफी नीचे चला गया था, और आई वॉज द वन कि मैं कहा करता था इमरान खान साहब एक अच्छे एजिटेटर तो जरूर हैं लेकिन एक अच्छे अचीवर नहीं है। लेकिन परसों के कोर्ट के फैसले के बाद अब मैं भी ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि इमरान खान साहब एक अच्छे एजिटेटर के साथ साथ एक अच्छे अचीवर भी हैं। तो कुछ भी हो, ये क्रेडिट बहरहाल इमरान खान को जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ और पैनामा केस को जिंदा रखा। नवाज शरीफ साहब को वो घसीट कर सुप्रीम कोर्ट ले आया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इस वक्त जाहिर है उन्होंने यौम तशक्कुर भी बनाया, उनका हक भी बनता है, उन्होंने मेहनत की है, ट्रॉफी जाहिर है उन्हीं का है। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा भी आखिरी दिनों तक इस तकब्बुर में मुब्तला थे कि नवाज शरीफ को रोकना है तो रोक सको, हम बार बार आएंगे फिर आएंगे। लेकिन तकब्बुर अच्छी चीज नहीं होती। इमरान खान साहब को भी ये चीज समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उनको जो इज्जत दिया है, इस वक्त उनकी पार्टी अगेन एक मोमेंटम में आ गई है, फॉर्म में आ गई, आगे है, तो अपना जो उनकी जो गलतियां हैं उससे इमरान खान साहब अवॉइड करें। इमरान खान साहब की जेब में अब बॉल है कि उससे एक डायनेस्टी बनना है जैसे नवाज शरीफ ने बनकर दिखाया जो नाकाम हो गया, या अपना लेगेसी छोड़कर जाना है। अगर लेगेसी छोड़कर जाना है तो फिर संजीदा सियासत करना होगा, अपने लेफ्ट राइट उनके जो लोग खड़े हैं उनको अपने से कुछ दूर करना होगा। खुशामदियों के अगर वो खिलाफ है तो अपने पार्टी में भी खुशामदियों को अपने से दूर रखें। और इमरान खान साहब को ये भी समझ आ जाना चाहिए कि वजीर आजम बनना ही सब कुछ नहीं होता। इस मुल्क में जफरुल्लाह जमाली भी वजीर आजम रहे, शौकत अजीज भी थे, मोइन कुरैशी भी थे, चौधरी शुजात साहब भी आए थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा नजरिया, कोई लेगेसी, कोई परफॉर्मेंस इस तरह ऐसे करके वो नहीं गए कि आज लोगों को याद रखें या उनके नजरियात के फॉलोअर्स हों। आज भी लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके कैरिज्मा, उनके उसूलों की वजह से याद रखते हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं या नेल्सन मंडेला है। तो इमरान खान के पास एक अच्छा मौका है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। वो एक संजीदा सियासत करें, अपने पार्टी के मंशूर को रिफॉर्म करें, इंटरनल पार्टी के जो इलेक्शंस है उनको प्रॉपर कराएं, पार्टी सेक्रेटरीट अपना मुनज़्ज़म करें, पार्टी के अंदर इदारे बनाएं, और जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग जो 2011 में उनके साथ खड़े थे अब वापस उनको आगे स्टेज पे लाके उनको लाया जाए, बजाय इसके कि इधर उधर दूसरी पार्टियों से जो है ना वो माल लिया जाए। बहुत आप हमारे साथ ही रहे। लियाकत साहब, इसी गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक और मामले बात करना चाहता है। ज़िया साहब, अकामों के मामले अब सामने आ रहे हैं। वजीर आजम का इकामा निकला, वुज़रा के इकामे निकले,
फिर हम देख रहे हैं कि अब मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बहुत सौ ने ये किया हुआ इंतजाम कि दुबई का और सऊदीया का इस तरह ये इकामा रख के पाकिस्तान में सियासत को तो छोड़ें, आप अहम वजारतों तक पहुंच जाएं। कानून की नज़र में ये कैसा है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दुबई आना जाना होता है और उस आने जाने में वीज़े की झंझटों से बचने के लिए इकामा हासिल किया जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में वीज़े के लिए तो नहीं, आप विजिट वीज़े पे भी जा सकते हैं, लेकिन अकामा इन इट सेल्फ मेरे ख्याल में डिसक्वालिफिकेशन की बेस नहीं होना चाहिए। इसको मिला के देखना चाहिए कि अकामा किस पर्पज़ के लिए लिया गया है। अगर ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, अगर आप पाकिस्तान से पैसा जनरेट करते हैं और किसी और जगह पे जाकर उसको इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं, तो फिर अकामा को उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो फिर ये गलत चीज़ है। अदरवाइज़ महज अकामा का रखना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बुरी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे डिसक्वालिफिकेशन जो है वो पॉलिटिशियन। ठीक, या अगर हो तो कम से कम आप उसको बताएं ज़रूर, क्योंकि बहुत सौ ने तो छुपाया है भाई, बताना भी ज़रूरी है या नहीं है? बताने में कोई हरज नहीं है। आपको, आप लीडर हैं, आप लीडरशिप क्लेम करते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो सादिक और अमीन का जो वर्ड जिसके हवाले से समझा जाता है कि शायद ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अपने सरबराहों से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो दयानतदार हों और सच्चे हों, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अता साहब, इस फैसले के बाद इन दोनों आइन की शकों के हवाले से भी एक दफ़ा फिर बहस जिंदा हो गई है कि इनको हटा देना चाहिए, इस तरह से इस मेयार से कोई मिल नहीं सकता। लेकिन क्या हम फिर ये कहें कि हाँ ठीक है, हमें सच्चे या ईमानदार या अमीन लोग नहीं चाहिए, जैसे भी हों वो आके बैठ जाए हमारे सर पे? देखिए, जब कोई आइन की शेख जो है कि सिर्फ सिविलियन सियासतदानों के लिए तलवार बन जाए तो वो नापसंदीदा बन जाती है। हाँ, उसके पीछे कितनी अच्छी इंटेंशन है। 58(2) भी तो लाई गई ना। नहीं, सिर्फ सिविलियन सियासतदान से क्या मुराद है हमारी? क्या हम गवर्नमेंट अफसरान के लिए ये रखते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कि वो बेशक झूठ बोले या वो अमानतदार ना हो? उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये शराइत है। मुझे बताइए, सादक और अमीन होना, शर्त तो सादक और अमीन होने की है ना। क्या किसी सिविल ब्यूरोक्रेट के लिए किसी कायदो ज़वाबत में ये शामिल है? किसी जज पर इसका इतलाक़ होता है? किसी जर्नैल के कायदो ज़वाबत में इसका इस्तेमाल होता है? तो हमें उसमें शामिल करवाना चाहिए या जो शामिल है उसको भी हम कहें कि चूंकि ऐसे लोग मिल नहीं सकते? उसके लिए ज़रूरी है, और मेरे नज़दीक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उन्होंने मिसाक जमहूरियत में तय किया था कि एक ऐसा एहतसाब बिल लाएंगे जो सबको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं ठहरेगी, कोई इसी को इस्तिस्ना नहीं हासिल होगा, और वो जो एहतसाब की लाजमी शराइत हैं वो सब पर उनका बराबर का इतलाक़ होगा। अभी भी ये बिल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है और इसके बारे में भी कहा जाता है कि 1-2 शिकायत के अलावा सब पर इतफाक हो गया, लेकिन वो 1-2 शिकायत ही बड़ी रुकावट बन जाती है। लियाकत साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले के बाद आइन की इन शकों के हवाले से? अब जो बहस छिड़ गई है कि 62-63 के तहत तो चूंकि लोग ही नहीं मिल रहे और इसके जरिए इसके तहत होने वाली नाअहलियों को अगर देखा जाएगा तो फिर तो आधी पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी, ये बहस ठीक है? क्या कहेंगे आप? देखिए फरहान साहब, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में जितने भी उम्र कैद के सजा काटने वाले कैदी हैं, उनसे अगर आप सवाल करें कि 62 और 63 को खत्म किया जाए या रहने दिया जाए, तो वो कहेंगे यार 62-63 को छोड़ो, 302 को खत्म कर दो, दफा 302 को, क्योंकि वो उसके जद में आ गए होंगे। अब मसला ये है कि जो जिस शिक या कानून के जद में आ जाता है, नेचुरली वो उसके खिलाफ हो जाता है। आर्टिकल 58(2) भी जब तक आइन का हिस्सा हुआ करता था